नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पूर्णागिरि मंदिर दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर गिट्टियों से भरा एक डंपर पलट गया और इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। वही बताया जा रहा है कि 10 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में लोगों की मौत होने पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने रविवार को बताया कि सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले श्रद्धालु शनिवार रात एक निजी बस से पूर्णागिरि मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि बस चालक ने रात में खुटार थाना क्षेत्र के हजियापुर में एक ढाबे पर बस रोकी, जिसके बाद कुछ यात्री ढाबे पर खाना खाने चले गए, जबकि कुछ लोग बस में ही बैठकर जलपान करने लगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में 10 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आगे उन्होंने बताया कि डंपर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा शाहजहांपुर में देखने को मिला है, इसको लेकर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, दर्दनाक हादसा यूपी के शाहजहांपुर में हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो सीतापुर से उत्तराखंड पूर्णागिरि जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और शाहजहांपुर वो खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। वहां पर कुछ लोग ढाबे की तरफ चले जाते हैं, कुछ बस में ही बैठे रह जाते हैं। तभी एक अनियंत्रित ट्रक जो बजरी से भरा होता है वो आता है और उसकी बस के साथ सीधी सीधी टक्कर हो जाती है, लेकिन बस वहां पर खड़ी रहती है और टक्कर के बाद ट्रक बस के ऊपर ही गिर जाता है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ योगी ने भी एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और डीएम ने भी बताया है कि जितने भी लोग थे उनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। पुष्पेंद्र, किस वक्त की ये पूरी घटना है, किस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ? जी बिल्कुल, ये कल रात की घटना बताई जा रही है। जब ये हादसा हुआ तो लोग वहां पर ढाबे पर रुके थे, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और रेस्क्यू करके 3 घंटे में लगभग लोगों को बस के अंदर से निकाला गया। जो लोग वहां पर बैठे रहे वो अपनों की तलाश में देखते रहे कि बॉडी को कब निकाला जाएगा। काफी मशक्कत के बाद बॉडी को वहां से निकाला गया और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी हम एक हादसे की बात कर रहे हैं तो जरूर कह सकते हैं कि कल रात जो थी वो हादसों की वजह से एक अलग लिख दी जाएगी। कई जगह पर हादसे देखने को मिले हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जानकारी के अनुसार कितने लोग बस में मौजूद थे और कितने लोग घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, इसके बारे में एक बार जरा पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुके हैं, बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि टोटल संख्या बस में कितनी थी और जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था, उनका इलाज चल रहा है और जो ट्रक चालक था वो फरार हो चुका है, उसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से हादसा घटित हुआ है, प्रशासन ने क्या कुछ किस तरीके से इस पर जो है रोकथाम लगाई, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है? फिलहाल जो हालात होंगे वो बहुत ज्यादा खराब होंगे, वहां के परिजनों का भी बुरा हाल होगा। क्या कुछ जानकारी है परिजनों को लेकर? क्या कुछ इस वक्त के हालात हैं और अस्पताल में किस तरीके की गतिविधियां चल रही है, किस तरीके से इलाज चल रहा है सबका? देखिए, हम एक बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग बड़ी खुशी के साथ धूमधाम के साथ पूर्णागिरि महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, अचानक से पूरी खुशी एक मातम में तब्दील हो जाती है। अब इसको लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, रात का समय होता है, रात के समय में बस और ट्रक जो भारी वाहन होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है
कि चालक नशे में था या नहीं, क्योंकि अभी तक चालक फरार है। जैसे ही वो पकड़ा जाएगा उसके बाद पता लगाया जाएगा कि हादसे की क्या वजह रही है। अभी हादसे की वजह भी नहीं पता चल पाई है। हालांकि बस खड़ी थी और उसमें चलता हुआ ट्रक घुस गया और उसके ऊपर ही पलट गया। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नशे की बात तो है ही कि वो सो गया था। ये परिस्थिति कैसे मतलब एकदम से अचानक ये सब हुआ? देखिए, जब तक ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक इस बात को लेकर कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि वो नशे में था या नींद की झपकी लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि रात के समय में ज्यादातर देखा जाता है खुली रोड पर इस तरह के ट्रक दौड़ते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो हैवी लाइसेंस होता है उसकी वजह से ये बच में निकलते हैं। इस बात को लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। जब हाईकोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी कि इनके लाइसेंस को लेकर जो उन्होंने एक्टिविटी की थी, तो सारे ट्रक ड्राइवर एक साथ इकट्ठे भी हो गए थे कि ये जो दिन और रात में बस वगैरह चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हादसों की जो स्थिति है वो बदलते रहते हैं। पुष्पेंद्र, आपने कहा कि लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरीके से रात में ट्रक ड्राइवर जो है कहीं ना कहीं नशे का सेवन करके ये ट्रक चलाते हैं और लगातार कई बार हमने ऐसा देखा कि एक के बाद एक हादसे देखने को मिलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या कोई नियम बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर इस तरह के बाहरी वाहन किसी रोड पर गुजरते हैं, एक्सप्रेस वे पर चलते हैं, तो उससे पहले जहाँ पर टोल होता है वहां पर वाहन ड्राइवर की चेकिंग अच्छे से ली जाए कि वो नशे में है या नहीं। उसके अलावा कई तरह के नियम पुलिस द्वारा हैं जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर पर लागू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है कि वो ट्रक भारी वाहन को ऐसे जाने देते हैं। अगर पहले से इनकी जांच पड़ताल हो, ड्राइवर को भी पुलिस एक बार नोटिस कर ले तो शायद इस तरह के हादसे ना हो। पुष्पेंद्र, देखिए, एक तरफ जो है पुलिस जो है तमाम दावे करती है कि वो चेकिंग अभियान चला रही है, यातायात पुलिस भी तमाम वादे करती है और कहती भी है कि हम रात में और दिन में लगातार जो है चेकिंग अभियान चला रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ये एक के बाद एक हादसे होते हैं तो फिर ये तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चेकिंग अभियान भी पुलिस काफी चलाती रही है और चलाए भी जा रहे हैं। उसके अलावा मॉक ड्रिल की बात करें तो तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को उसके लिए जागरूक किया जाता है कि हादसे का शिकार ना हो। लेकिन जो ये हादसा है इसमें कहीं ना कहीं जब सीतापुर रोड की बात करें तो सीतापुर रोड से पहले ही एंट्री करने से पहले ही ये चीजें प्रशासन द्वारा देख लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ट्रक ड्राइवर कहाँ का है, वो ट्रक किस दिशा से कहाँ पर जा रहा था। हालांकि बस के बारे में पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। वो सीतापुर से उत्तराखंड जा रही थी और उसमें जितने भी लोग थे उनमें कुछ लोग खाना खाने के लिए उतर गए तो कुछ लोग बैठे थे। यही कारण रहा कि उसमें ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से हादसा हुआ है इसमें कई परिवारों के जो है चिराग बुझ गए होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो कई ऐसे पुरुष होंगे जो पूरा ही खर्चा अपने घर का खर्चा चलाते होंगे, अपने घर के इकलौते जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। तो क्या कुछ जो है सरकार ने कोई घोषणा की है उनके लिए कि इस तरीके से राहत कोष के द्वारा उनको कुछ राहत दी जाएगी? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी इसी तरह का कोई बयान नहीं आया। हालांकि जो वहाँ का डीएम है उन्होंने जरूर बोला है कि जितने भी मृतक हैं और घायल हैं उनकी हर संभव कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन अभी ये कह भी नहीं सकते कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आएगा। जरूर इसमें राज्य सरकार उनको राहत देने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन मामलों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहती है। और जो अभी आपने बोला कि कुछ लोग अपने घर के इकलौते भी होंगे तो उनको लेकर भी मेरे हिसाब से एक तरह की पूरी जानकारी लेकर प्रशासन को दे दी जानी चाहिए। और अगर लगता है कि किसी घर में कोई इकलौता था कमाने वाला तो उसके लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। देखिए पुष्पेंद्र, बस की बात, बस का जो ड्राइवर है उसकी बात तो एक तरफा है, लेकिन आपने मुझे ये बताया कि डंपर वाले ने जो है टक्कर मारी है। जो डंपर सवार था कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार काफी तेज रही होगी, तो क्या हम इसे रफ्तार का कहर भी कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। और मैं यही बोल रहा था आपसे कि प्रशासन अगर अलर्ट मोड पे रहे
तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को, ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। स्पीड की बात आए, नशे में गाड़ी चलाने की बात आए या नींद की झपकी जैसी बातें आए, तो अगर ऐसा लगता है तो प्रशासन पहले से अलर्ट है। चेकिंग अभियान की जो आपने बात की कि पुलिस तरह तरह के चेकिंग अभियान चलाती है, तो चेकिंग अभियान के तहत ही रात में ऐसे ट्रक को साइड में खड़ा करवा कर कुछ टाइम के लिए अगर नींद आ रही तो रुकवा दिया जाए। लेकिन इसमें जो मामला था वो जरूर कह सकते हैं नशे या नींद की झपकी को लेकर ही जुड़ा है, क्योंकि अचानक से जो हादसा हुआ है, बस खड़ी थी, अगर आमने सामने से टक्कर होती तो कह भी सकते हैं कि दोनों की गलती हो सकती थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर की यहाँ पर साफ तौर पर गलती देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र, देखिए आज का जो दिन है ना वो सुबह से ही बहुत दुखद रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा एक जो हादसा है वो गुजरात के राजकोट में देखने को मिला, और अब जो है दिल्ली में भी 2 दिल दहला देने वाले हादसे हुए। उन दोनों हादसों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम दिल्ली के विवेक विहार की बात करें तो चाइल्ड केयर सेंटर में जिस तरह का दुखद हादसा देखने को मिला है वो काफी ज्यादा दुखद है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जो उनके परिजन हैं उनके प्रति व्यक्त और संवेदना प्रकट की है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हॉस्पिटल था वो 120 गज में बना हुआ था, जबकि उसकी तरफ से बनाने के लिए परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई, जो मालिक है नवीन किची, उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, और उसको लेकर पुलिस ने 336 और 304 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। 336 की बात करें तो 336 के तहत जो मामला बनता है वो किसी की निजी सुरक्षा में चूक होना, और 304 की बात करें तो गैर साजिशन किसी को मार देना। उसके हॉस्पिटल में ये पूरा मामला हुआ है, तो इस तरह से उस पर 2 मुकदमे बने हैं, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और अगर हम हादसे की बात करें कि हादसा कैसे हुआ, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जिस हिसाब से खबरें निकलकर आ रही हैं कि वहां पर सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है, ये अभी पुख्ता नहीं है। लेकिन जो हमने वीडियो देखे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि उसमें कुछ सिलेंडर पड़े हैं, और कुछ बच्चों को रेस्क्यू करके सही सलामत निकाला भी गया है, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक बच्चे की, जबकि 5-6 बच्चों की कल मौत हो चुके थे। पुष्पेंद्र, कितने बच्चे थे अंदर, कितने नवजात थे अंदर? जिस तरीके से ये मामला हुआ है, क्या कुछ जानकारी है कि कितने बच्चे अंदर रहे होंगे और किस तरीके से जो है ये घटना घटित हुई है? देखिए, जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है, 12 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया था, जिसमें एक बच्चे की आज सुबह मौत हो गई, जबकि 7 बच्चे झुलस चुके थे, उनको भी रेस्क्यू करके निकाला गया था, लेकिन उनकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी। अब प्रशासन वहां पर भी अलर्ट मोड पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी संवेदना व्यक्त की है, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है। लेकिन अगर पहले से ही कहीं ना कहीं अब सरकार पर भी यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो चाइल्ड बेबी केयर यहाँ पर चल रहा था, इसमें क्या इंतजाम थे, क्या नहीं थे, ये भी एक सवालिया निशान बनता है। अगर पहले से ही प्रशासन और जिसके अंडर में हॉस्पिटल आता है वो सारी चीजें बिल्कुल आज ये हादसा घटित नहीं होता पुष्पेंद्र। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर सारी चीजें पहले से देखी गई होती, प्रशासन ने इस और ध्यान दिया होता, तो जिस तरीके से ये इतना दर्दनाक हादसा हुआ है ये घटित नहीं होता। तो फिलहाल जो हालात हैं वहाँ के वो क्या है, किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया गया है, किस तरीके से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले को लेकर, कुछ बातें निकलकर सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, रात करीब 11:32 पर दमकल विभाग के पास फोन जाता है कि इस जगह पर आग लग चुकी है। तो आग की स्थिति को देखते हुए 9 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर भेजी जाती हैं, लेकिन जैसे ही आग की स्थिति बढ़ जाती है तो 9 गाड़ियां और भेजी जाती हैं। करीब 17-18 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और वो काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, बच्चों को अंदर से निकाला जाता है, 12 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, जबकि 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जो परिजन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अभी तक ये चीजें सामने नहीं आ पाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही का आरोप भी यहाँ पर हॉस्पिटल पर परिजन लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में कई तरह की व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन उसके बाद भी अब जो हॉस्पिटल का मालिक है नवीन किचे, वो पूरी तरीके से फरार है, जबकि ऐसी स्थिति में सामने आकर जो चीजें हैं वो बतानी चाहिए किस वजह से हादसा हुआ। अब तस्वीरों की माने तो सिलेंडर साफ तौर पर वहां देखा जा
अब सिलेंडर लीक हुआ या फिर विस्फोट हुआ, उसमें इस चीज की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुष्पेंद्र, देखिए आपने मुझे इस हादसे के बारे में बताया, लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज दिल्ली में 2 हादसे हुए। इसके अलावा एक और हादसा हुआ दर्दनाक, जो कि कृष्णापुरी इलाके में बताया जा रहा है। वो क्या है, उसके बारे में जरा एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, अगर हम कृष्णा नगर की बात करें, वहां पर भी 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल का मामला है, ऐसा अभी तक सुनने में आ रहा है। हालांकि वहां के पर अभी जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पाई है। बिल्कुल। तो पुष्पेंद्र, इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं? बताया जा रहा है कि कोई पूरा परिवार था जो इस हादसे का शिकार हुआ है, किसी बिल्डिंग के अंदर ये हादसा घटित हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा सुनने में आ रहा है कि एक पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो चुका है। धुएं की वजह से दम घुटने का जो कारण है वो बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर वहां का प्रशासन कितना अलर्ट है वो अभी तक वहां पर स्थिति का जायजा लेने के बाद पता चलेगा। अभी जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिलेगी, मैं आपको पूरी पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। पुष्पेंद्र, ये दोनों हादसों के विषय में तो हमने चर्चा कर ली है। आपने देखा जैसे कि यूपी के शाहजहांपुर, दिल्ली में 2 हादसे, उधर गुजरात भी जो है दहल उठा है। गुजरात में जिस तरीके से राजकोट में हादसा हुआ है, वहां के अब हालात किस तरीके से हैं, कैसे हालात हैं जो हादसा हुआ गुजरात के राजकोट में? देखिए, गुजरात की अगर हम बात करें तो हमने और आपने पहले मिलकर भी इस मुद्दे पर डिस्कस किया था। हालांकि अगर अपडेट की बात करें तो अपडेट वहां पर से अभी यही आ रही है कि जो लोग मृतक हैं उनकी डेड बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, तो पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो डीएनए टेस्ट करने के बाद ही उनकी पहचान क्लियर हो पाएगी। हालांकि डीएनए की स्थिति भी यही है कि अगर डीएनए कमजोर होता है तो उसके बाद जो दूसरा प्रावधान होगा उस तरीके से डीएनए द्वारा उनकी पहचान के लिए किया जाएगा। अब जो परिजन है वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो घर से मृतक है वो कौन है। अभी तक किसी तरह की कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वहां पर इतना बड़ा हादसा देकर वहां की सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके संवेदनाएं अपनी व्यक्त की है और भूपेश पटेल जो मुख्यमंत्री है उनसे लगातार उनकी बातचीत जारी है। वहां का वो जायजा ले रहे हैं, पल पल जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश पटेल प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर वहां का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जितने भी गेमिंग जोन गुजरात के अंदर है उन सभी को बंद करा दिया गया है कि ताकि आगे के लिए कोई ऐसा हादसा ना हो। अब अगर ऐसा कोई गेमिंग जोन आसपास देखा जाता है या बच्चों के खेलने के लिए कोई इंतजाम ऐसे देखे जाते हैं, कोई किड्स पार्क हो गया, किसी तरह की चीजें हो गई, तो वहां पर प्रशासन जाकर पूरी तरीके से चेकिंग कर रहा है कि कहीं पर कोई व्यवस्था देखने को तो नहीं मिल रही है। अगर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी तो उस चीज को तुरंत ही वहां पर सील कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र। तो आज सुबह से ही जो है हादसों की रफ्तार तेज हो गई है। एक तरफ गुजरात तो दूसरी तरफ यूपी के शाहजहांपुर, और बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में तो एक साथ 2 हादसे हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।